एडीआर की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बाद चुनाव लड़ने वाले सफेद पोशों की वो कहानी, जिस कहानी में सफेद कुर्ता पहनने वाले नेताओं के ऊपर कई दाग लगे हैं, वो दाग सामने आए हैं। एडीआर की रिपोर्ट जब आती है तो सियासत में बवाल मच जाता है, भूचाल मच जाता है। दरअसल एडीआर की जब भी रिपोर्ट आती है उसमें जो आंकड़ा उम्मीदवारी के वक्त जो उम्मीदवार भरते हैं सरकारी, उसको इकट्ठा करके एडीआर रिसर्च करके उन तमाम दस्तावेजों को अपने वेबसाइट पर जारी करता है। हम बात करेंगे, हमारे साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ होंगे। एडीआर की रिपोर्ट में क्यों खास है और एडीआर की रिपोर्ट में कई ऐसे चेहरे हैं जो सफेद पोश होते हुए भी दागदार हैं। राजीव के पास चलेंगे। राजीव जी, एडीआर की रिपोर्ट अपने आप में वो सबूत, वो सच्चाई जो आज तक सफेद कुर्ते में जो दाग है वो दिखता नहीं है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद उस दाग पर चर्चा होने लगता है। आखिर क्या खासियत है? और इस बार लोकसभा चुनाव में जिन उम्मीदवारों की हम चर्चा करने बैठे हैं, जिन लोगों का जो आंकड़ा है 5वें और 6ठे चरण के उम्मीदवारों की बात हम कर रहे थे, जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उनमें कई ऐसे नाम है, चौंकाने वाले नाम है, कई ऐसे आपराधिक मामले उनके ऊपर हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग भी हैं। इनमें कई फहरिस्त है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनमें सबसे बड़े दबंग, बाहुबली और दागदार कौन चेहरा है? बेशक इसमें जो सबसे दागदार चेहरा या दबंग चेहरा कहें वो वैशाली संसदीय क्षेत्र से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, वो सबसे दागदार चेहरा है। उन पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो मामलों की जो फहरिस्त देखिएगा गणेश, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने जीवन में या फिर इस चुनावी रणभूमि में उतरने से पहले उन्होंने किस तरह का जीवन जिया है। ये मुन्ना शुक्ला वही मुन्ना शुक्ला हैं जिनके बड़े भाई छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद जी कृष्णैया जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे, उनकी मॉब लिंचिंग में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मुन्ना शुक्ला हैं। हालांकि मुन्ना शुक्ला को जी कृष्णैया हत्याकांड से बरी कर दिया गया है, बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा मुन्ना शुक्ला पर ने अपनी जो चुनाव में जो पत्र जो जारी करते हैं, जो वहां पर शपथ पत्र जारी करते हैं, उसमें उन्होंने अपने खिलाफ कुल 17 मुकदमों की चर्चा की है। 17 मुकदमों की उन्होंने चर्चा की है। ये मुकदमे क्या है, थोड़ा इस पर भी गौर कीजिए। ये मुकदमे हैं 302 के यानी हत्या के, ये मुकदमे हैं 307 के यानी हत्या के प्रयास के, ये मुकदमे हैं धोखाधड़ी के, ये मुकदमे हैं सरकारी कर्मचारी अधिकारी को डराने धमकाने की, ये मुकदमे हैं सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के, और तो और इसमें उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के, बिना लाइसेंस का घातक हथियार अपने पास रखने के जैसे संगीन मामले हैं। तो ये मुन्ना शुक्ला मतलब कानून की धाराओं में जघन्य अपराध के लिए जो कानून की किताबों में जो धाराएं लिखी गई हैं, उनमें से सभी धाराएं इनके ऊपर लगी हुई है, मोटा मोटी तकरीबन धाराएं लगी हुई हैं। वो धाराएं उसमें लगी हुई है। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि चुनाव आयोग की जो उनको जो नामांकन का जो तरीका होता है, उसमें किसी भी उम्मीदवार को अपने बारे में वैसी व्यक्तिगत जानकारियां भी देनी पड़ती हैं जो शायद उनके क्षेत्र में रहने वाले मतदाता, यहाँ तक कहें कि उनके पड़ोसी को भी शायद नहीं पता होता नहीं होती है। उनको अपनी संपत्ति, अपने व्यक्तिगत जितने भी उनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो फौजदारी के मुकदमे हो या दीवानी के मुकदमे हो, ये मुकदमों की पूरी फहरिस्त जमा करने पड़ती है और उस फहरिस्त के साथ मुकदमों की स्थिति क्या है न्यायालय में, क्या वो विचाराधीन है, वो ट्रायल के लेवल पर है या फिर वो और अभी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है, नहीं हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। तो अगर मुन्ना शुक्ला की बात हम कर लें कि आपराधिक मामले थे इनके ऊपर 17 आपने बताया और गंभीर धाराओं में है, कोई ऐसा अपराध नहीं है कि जो सियासत में रहने वाले लोगों के ऊपर नहीं लगा हो, जिनके ऊपर लगा है। खैर इसके बावजूद भी कई जो गंभीर मामलों में वो बरी भी हो चुके हैं। खैर न्यायालय से उनको राहत मिली है।
लेकिन अगर संपत्ति की बात करें तो क्या लगता है कि मुन्ना शुक्ला के पास संपत्ति में भी पीछे नहीं है? संपत्ति भी उन्होंने जो घोषणा की है वो करीब 17 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। इसके बारे में जानकारी दी है, जो कागजी संपत्ति इसके बारे में हम कह सकते हैं, जो वैध संपत्ति है, हाँ, सामने रख रहे हैं उनके, जिसमें उनका पैन नंबर और ये सब उसमें दर्ज है, जिससे संपत्ति का अंदाजा आराम से लग जाता है उस पे, वो संपत्ति है। और अघोषित संपत्ति के बारे में तो खैर अभी वैसी कोई तकनीक नहीं है, पता लगाया जाए। बिल्कुल राजू जी, एडीआर की रिपोर्ट में अगर अपराध की चर्चा होती है तो दूसरे मतलब हर दल के उम्मीदवार देते हैं। अगर मुन्ना शुक्ला की बात कर रहे हैं तो इनके विरोधी जो हैं उनके ऊपर किस तरीके के मामले हैं? हम बेशक उसके बारे में भी बताते हैं। वीणा देवी जो वैशाली से अभी निवर्तमान सांसद भी हैं, और पिछली बार उन्होंने लोजपा, तब रामविलास पासवान जी जीवित थे और उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया था। तो वीणा देवी उस क्षेत्र से, उस चुनाव क्षेत्र से फिर एक बार चुनावी मैदान में है और उनका सीधा मुकाबला मुन्ना शुक्ला से होने वाला है। तो ऐसा कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें आपके राजनीतिक जीवन में, आप जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो आपको इस तरह के कई मुकदमों का सामना करना पड़ता है कि आपने बिना प्रशासन की अनुमति की कहीं कोई सभा कर लिया, या कहीं आपने कहीं भाषण दे दिया, या इस तरह के गंभीर आरोप नहीं है, आप किसी अधिकारी के कमरे में जबरन घुस के चले गए। तो वीणा देवी के खिलाफ जिन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जानकारी दी है चुनाव आयोग को, उसके अनुसार उनके खिलाफ भी 2 मुकदमे, लेकिन ये आपराधिक मुकदमे नहीं। संपत्ति की बात करें तो वीणा देवी के पास कितने की संपत्ति जो उन्होंने बताया है इलेक्शन कमीशन को, जो अपने हलफनामा में जो उन्होंने चर्चा की है? वीणा देवी ने अपने हलफनामा में जो संपत्ति का जो ऐलान किया है वो इनके पास तकरीबन 46 करोड़ 71 लाख रुपए की इन्होंने संपत्ति की घोषणा की है। 46 करोड़ रुपए, 47 करोड़ के आसपास की संपत्ति का इन्होंने घोषणा किया है, जिसमें अचल संपत्ति के नाम पर 14 करोड़ 51,000 माफ कीजिएगा 14 करोड़ 53,98,000 रुपए की इन्होंने अपनी अचल संपत्ति की घोषणा की है। और चल संपत्ति के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी है चुनाव आयोग को, वो 32 करोड़ 17,71,520 रुपए की संपत्ति की इन्होंने घोषणा की है। तो ये इस बार जो हम लोग छठे चरण के चुनाव की बात कर रहे हैं गणेश, इस छठे चरण में वीणा देवी का जो पूरे प्रत्याशी हैं, छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। तो उसमें 8 सीटों पर जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें वीणा देवी की का जो नंबर है वो वहाँ दूसरी सबसे संपत्ति वाली कैंडिडेट है। वैशाली के जो उम्मीदवार हैं लोजपा आर यानी रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान जिसके वो नेता हैं, उस पार्टी के उम्मीदवार के पास सबसे ज्यादा संपत्ति वैशाली में है, जो उन्होंने लिखित तौर पर दिया है। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति की बात करें तो फिर कौन आते हैं? तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो पहले नंबर पर जो संपत्ति पर हैं वो हैं आरजेडी से वाल्मीकि नगर के उम्मीदवार दीपक यादव। दीपक यादव इस छठे चरण के चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी कहे जा सकते हैं। छठे चरण में, इस छठे चरण में इसके लिए मतदान जो होगा वो होगा 25 मई को। बिल्कुल। तो उसमें जो है, और हम आपको अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि दीपक यादव ने अपनी कितनी संपत्ति का ऐलान किया है। तो दीपक यादव ने तकरीबन 75 करोड़ रुपए की संपत्ति का चुनाव आयोग के पास ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में। उन्होंने जो चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है, इनमें दीपक यादव ने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है चुनाव आयोग को, उसमें 26 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की इनके पास चल संपत्ति है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि संपत्ति का आकलन 2 तरीके से किया जाता है। एक वैसी संपत्ति जो आपके पास कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, उसको चल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। और अचल संपत्ति के रूप में जिसकी हम बात करते हैं उसमें है आपका जमीन जायदाद, आपके मकान, वैसी संपत्ति जिसको वहां से हटाया नहीं जा सके। तो इसमें तो दीपक यादव ने अपने चल संपत्ति की जो जानकारी दी है उसमें मैंने बताया कि उसमें 26 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति की जानकारी दी है। जबकि उन्होंने जो अपने अचल संपत्ति के बारे में, जिसमें जमीन जायदाद और अपने मकान, फ्लैट, ये सब की जो जानकारी होती है, उसके बारे में बता दें कि ये तकरीबन 48 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यानी सबसे ज्यादा पैसा वाला राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं दीपक यादव। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चीनी मिल के मालिक भी हैं, शुगर मिल के मालिक हैं। इसके अलावा और कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं? ये जो छठे चरण के मतदान में
जो एक महत्वपूर्ण सीट है महाराजगंज का। महाराजगंज के सीट पर जो उम्मीदवार अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो ब्यौरा भी काफी दिलचस्प है। इस पूरे छठे चरण के चुनाव में वो तीसरे नंबर के सबसे अमीर प्रत्याशी होंगे। उन्होंने अपने हलफनामे में जो दावा किया है और चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है वो 36 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का इन्होंने जानकारी चुनाव आयोग को दी है। सिवान के महाराजगंज लोकसभा सीट पर भी जो उम्मीदवार मैदान में है, दोनों मुख्य गठबंधन को छोड़ के तीसरे गठबंधन के तौर पर या तीसरे मोर्चे के तौर पर वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा यानी तीसरे नंबर पर पैसे वाले। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह महाराजगंज से जो AIMIM के प्रत्याशी हैं उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो 36 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। हालांकि उनकी इसमें जो संपत्ति के ब्यौरा में जो उन्होंने चुनाव आयोग को बताया है वो 20,85,000 रुपए की जो संपत्ति है वो इनकी चल संपत्ति है, जबकि इनकी अधिकतर संपत्ति जो है वो अचल संपत्ति में है। जाहिर है कि उसमें इनके पास जमीन होगा, खेत खलिहान होगा, मकान होंगे, फ्लैट होंगे, तो ये जो संपत्ति है वो करीब 35 करोड़ रुपए 36 करोड़ रुपए की संपत्ति वो खरीद तो ये जो आंकड़े ADR की रिपोर्ट में जो सामने है तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बताइए, अब राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा पैसे वाले, फिर दूसरे नंबर पे आपके वैशाली के उम्मीदवार हैं चिराग पासवान की, वो पैसे वाली, तीसरे ये ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। तो क्या चुनाव में एक तो दगदार चेहरे, दूसरा सबसे ज्यादा पैसे वाले, ये छठे चरण के चुनाव के लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं, इनके अलावा और क्या कुछ ADR की रिपोर्ट में खास है जिसको आपने पढ़ा है? ADR की रिपोर्ट में ये ADR जो है वो जो भी प्रत्याशियों का जो अपना वो चुनाव आयोग के समक्ष जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं और उसमें जो चुनाव आयोग उनसे जो जानकारियां मांगता है, ADR उन जानकारियों को सार्वजनिक करता है। और इन जानकारियों के सार्वजनिक में हमारा जो ध्यान होता है, जो आम मतदाताओं के लिए भी जानने की जो बात होती है वो दो तरह की बात होती है कि किसी भी प्रत्याशी पर आपराधिक मुकदमे कैसे हैं, कितने हैं, और वो मुकदमे किन धाराओं में लगाए गए हैं। ये एक जानकारी महत्वपूर्ण होती है जिससे आप अपने प्रत्याशी के बारे में, उनके आपराधिक चरित्र, उनका आपराधिक इतिहास के बारे में आप पता लगा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो उनकी संपत्ति के बारे में होती है। और ये जग जाहिर है कि अब भारत में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, या हम कहें कि अब पंचायत स्तर के भी जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के भी चुनाव होते हैं, उसमें धनबल की का जो खेल होता है वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है हमारे देश में। जाहिर है कि ये लोकसभा का चुनाव है और जितने धन कुबेर हैं उनकी पहली नजर होती है, और कई पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह देती है जो धनबल से बहुत मजबूत होते हैं। और उनका कई बार हम लोगों के पास भी खबर होती है कि वो पार्टी टिकट देने के लिए इतना का लेन देन हुआ, इतना का डिमांड हुआ। तो ये कोई भारतीय राजनीति में हम लोग लगता है कि हमारे मतदाता और खास करके चुनाव आयोग ये जो कमियां थी उसको वो डाइजेस्ट कर चुका है, वो पचा चुका है, और अब इस पर इस तरह की कोई तीखी बहस भी नहीं होती है। बिल्कुल, तो ये ADR की रिपोर्ट थी जिसमें कुछ, हालांकि काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनमें से कुछ प्रत्याशियों के बारे में हमने बातचीत की, हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ बने हुए थे, और इसी प्रकार के तमाम जो अपडेट निकल के सामने आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।